नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आज एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूं और टॉपिक है वुमेन हेल्थ रिलेटेड। दरअसल आपने बहुत लोगों ने देखा होगा कि कुछ लेडीज के चेहरे पर जैसे आदमियों के मेल के बाल आ जाते हैं, मूछें थोड़ी आ जाती हैं या आवाज भारी हो जाती है। तो ऐसी कुछ और बहुत सारे लक्षण आपने देखे होंगे और आप सोचते होंगे ऐसा क्यों होता है। तो आज मैं बात करूंगा इन सब बातों के बारे में। इसको पॉलिसिस्टिक ओवेरीज सिंड्रोम एक डिसीज है, इसके बारे में मैं बात करूंगा डॉक्टर राखी गुप्ता जी से। डॉक्टर राखी गुप्ता जी ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से 99 में अपना एमडी किया गायनेकोलॉजी में, और आज की डेट में वो अपोलो में कंसल्टेंट हैं। और उन्होंने इसके अलावा फॉर्मरी फेलो हैं हॉस्पिटल चार्ल्स निकोले फ्रांस से। और उन्होंने इसके अलावा अपोलो फोर्टिज और कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में भी ये कंसल्टेंट, विजिटिंग कंसल्टेंट हैं, इन्होंने वहां भी काम किया है। और पिछले लगभग 22 साल से 23 साल से ये इस फील्ड में अपना प्रैक्टिस कर रही हैं और बहुत ही जानी मानी ऑब्स्टेशन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो मैं आज इनसे आपकी बात कराऊंगा पॉलिसिस्टिक ओवेरीज सिंड्रोम के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वाईएमओ चैनल में। और बहुत सारी महिलाएं इससे थैंक यू सर। पीड़ित हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है, या यूं कहूं कि सही उनको ये नहीं पता लगता है कि वो किसको दिखाएं और ये बीमारी क्या है एक्चुअली। तो लेकिन वो परेशान रहती हैं और नीम हकीम खतरेजान कई बार छोटे इधर उधर के डॉक्टर से गलत गलत सही दवाइयां लेकर के और ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो मैं सीधा सा आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट इज दिस पॉलिस्टिक ओवरीज डिसीज। पहले तो हम इसको बात करें, व्हाट इज दिस। जी, जी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, इसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी कहते हैं। ये जो है, जी सही मानों में देखा जाए तो कोई बीमारी नहीं है, इसको बीमारी नहीं समझा जाए। ये आजकल की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। और इस वक्त जो है 7 to 10%, 7 से 10% गर्ल्स में ये है। और इसका ये इम्पोर्टेंस मीन्स ये आप क्यों कहना होता चाहते है, हैं ये ये बेसिकली हार्मोनल डिस्टरबेंसेस की वजह से, ये हार्मोनल जी, चेंज। ये एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस है जो जी लाइफस्टाइल से अफेक्टेड है। इसमें जी लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स दोनों रोल प्ले करते हैं। जी इसमें क्या होता है कि जो लड़कियां, लेडीज की है, ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की गर्ल्स की प्रॉब्लम है, जो कि 12 ईयर्स से स्टार्ट होती है और अप टू 40 45 ईयर्स तक ये सिम्टम्स आ सकते हैं इसके। इसमें बेसिकली ओके। जो सिम्टम्स होते हैं वो मेल हार्मोन एक्सेस की वजह से होते हैं। मेल हार्मोन, हर एक में थोड़ा थोड़ा मेल और फीमेल हार्मोन होता है। जैसे कि मेल्स में भी मेल हार्मोन अधिक होता है, थोड़ा सा फीमेल हार्मोन होता है। उसी तरह फीमेल्स में भी अधिकतर फीमेल हार्मोन होता है, थोड़ा सा मेल हार्मोन होता है, चीजों को बैलेंस रखने के लिए। तो अगर मेल हार्मोन एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर चला जाए तो वो कुछ चीजें करना लगता है, जैसे कि हेयर ग्रोथ, थोड़ा सा ब्लैक हेयर ग्रोथ, दाढ़ी है ना, गर्दन पे, चिन पे, लिप्स पे बाल आना, या फिर एक्ने, मुहासे। मुहासे भी बहुत ज्यादा होने लगते हैं। कुछ लोगों में बालों की ग्रोथ जो है सिर पे से गिरने लगती है। जैसे मेल हेयर लॉस पैटर्न होता है कि शरीर जी पे अधिक बाल हैं लेकिन सिर पे गंजापन है। तो यही हेयर लॉस जो है फीमेल्स भी कंप्लेन करने लगती हैं इस हार्मोन की अधिकता की वजह से। लेकिन इसी आपने तरह डॉक्टर साहब ये बताया कि हार्मोन जो है पीरियड। 45 एज की है, आपने बताया, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने बताया अप टू द एज ऑफ 45 सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा भी देखने में आया कि जो ओल्ड एज लेडीज है, अबाउट अबाउट 60, उनमें कई बार ये ज्यादा जो हम्म, हेयर ग्रोथ और जिसे कह देना कि चेहरे पर बाल आ जाना, चीक पे बाल आ जाना, ये ज्यादा हाँ, उनमें भी देखा। ऐसा क्यों? दैट इज बिकॉज कि एक उम्र के बाद जैसे मेंस्ट्रुएशन बंद होता है, मीनोपॉज हो जाता है लेडीज को। आजकल जी 45 to 55 के बीच में मीनोपॉज होता है। उसके जी बाद जो है, जो ओवरीज का फंक्शन है वो डिक्लाइन करने लगता है। तो बॉडी में इस्ट्रोजन कम होने लगता है और टेस्टोस्टेरॉन रिलेटिवली बढ़ने लगता है। उस बढ़ते हुए टेस्टोस्टेरॉन की वजह से लेडीज में
अपर लिप पे जैसे मूंछों की तरह बाल आने लगते हैं, या चिन पे हेयर ग्रोथ होने लगती है, कमर थोड़ी चौड़ी होने लगती है। तो इस तरह की सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इसमें आवाज में तो भारीपन या कोई मोटापा बढ़ अ, जाना या नॉर्मल से मोटापा ज्यादा पतला हो जाना, ऐसा कुछ भी होता है क्या? पतलापन तो नहीं होता है, लेकिन कमर चौड़ी होना, है ना, जो वेस्ट होती है वो उतनी स्लिम नहीं रहती है, एक ब्रॉड वेस्ट होने लगती है, और कभी कभी वेट गेन भी होने लग जाता ओके। तो इसके एक आम लेडी जो इस बारे में ज्यादा टेक्निकली नहीं जानती, या यूं मैं कहूँ कि इलिटरेट है या कम पढ़ी लिखी है, वो कैसे जाने कि तुम्हें ये बीमारी या ये जो डिस्टरबेंस है हार्मोनल ये शुरू हो गया है, इसको कैसे कैच कर पाए कोई भी लेडी? है। आजकल शहर में और गर्ल्स में काफी नॉलेज है, क्योंकि वो लोग इंटरनेट वगैरह अप्रोच करते रहते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं। स्कूल गोइंग गर्ल्स अपने आप जाके अल्ट्रासाउंड करा के लाते हैं कि मैम हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिटेक्ट हुआ है। जो कम पढ़े लिखे हैं, सी एक तो ये डिजीज ज्यादातर अपर क्लास में देखी गई है। in lesser economic group it is relatively less common, just because कि their lifestyle is more hectic। वो जो है उनका ओके। खाना पीना नॉर्मल है। अपर क्लास में there's a lot of junk food consumption, oily foods, sweets, इन confectionaries, इन सब का कंजम्पशन ज्यादा है, और उस हिसाब से फिजिकल लेबर कम है। तो इसकी वजह से जो है ओबेसिटी काफी कॉमन है, और ये हार्मोनल डिस्टरबेंस को जन्म देती है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज इसी का पार्ट है। और वैसे एक एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल्स में भी होते हैं, जिसमें लड़कियों को समझाया जाता है कि अगर उनकी पीरियड्स इरेगुलर हैं, और जैसे रेगुलर नहीं हो रहे हैं, टाइम टाइम काफी टाइम बाद हो रहे हैं, या बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, या फिर उनको हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम है, या बहुत ज्यादा एक्ने है जो नॉर्मल इलाज से कम नहीं हो रहा है, या फिर एक्सेस वेट गेन है, तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें जरूर किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्या और जो इसका? रिप्रोडक्टिव एज जी ग्रुप, जी 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 जी, हाँ, कंटिन्यू। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो लेडीज होती हैं, उनमें इनफर्टिलिटी, मतलब एग ना बनना और कंसीव ना कर पाना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से। तो उसका ये भी आई टाइम थिंक से यूरोप यूरोप में, खास तौर से अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिका में या इस तरफ की कंट्रीज में ये ज्यादा इसमें बताया जाता है कि जिसे कहना चाहिए बांझपन का एक रीजन, ये भी बहुत बड़ा एक रीजन जिसे हम बांझ कहते हैं, मतलब मीन्स। है, मल्टीपल रीजन बट से। तो पॉलीसिस्टिक जी। ओवरीज तो है ही है, क्योंकि उनकी फूड फूड हैबिट्स बहुत ही फॉल्टी हैं। दे मोर जी। डिपेंडेंट अपॉन प्रोसेस्ड फूड, है ना। मोस्ट ऑफ देम दे आर हैविंग बर्गर्स, कन्फेक्शनरीज, ये सब ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और वेजिटेबल्स, रॉ फूड्स का कंजम्पशन कम है उनका। तो वेट गेन तो इसका एक्सेस है ही है, इसका इसके डॉक्टर साहब, अलावा अल्कोहल से जो लेडीज अल्कोहल ज्यादा यूज करती हैं, कंज्यूम करती हैं या स्मोकिंग करती हैं, इसका भी कोई इससे रिलेशन है? हाँ, इसका काफी रिलेशन है। अल्कोहल कंजम्पशन is a factor which affects later, but सिगरेट स्मोकिंग, इससे जो है उनकी फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। और पोस्ट कंसीव कंसीव करने के बाद अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों बिल्कुल मना किया जाता है, क्योंकि उससे बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज के चांसेस होते हैं। इनफैक्ट जो लेडीज कंसीव करना चाहती हैं, उनको पहले से कहा जाता है कि वो उसको छोड़ दें, कम से कम 6-8 महीने पहले इन दोनों चीजों से टोटल परहेज करना शुरू करें, ताकि उनके जो एग्स बन रहे हैं वो नॉर्मल बने। नहीं, आजकल देखने में आया डॉक्टर साहब की नॉर्मल जो शादी की जो एज है वो 30 के पास पहुंच गई है, लड़कियों में हम्म। भी लड़कों में भी। तो सपोज कोई फीमेल 20-22 साल से अल्कोहल कंज्यूम कर रही है और वो 30 या 32-34 पर आकर के शादी करती है, उस वक्त वो अगर 1 साल 2 साल छोड़ भी दे तो क्या उससे वो चीज ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट उसका? तो क्या वो कंसीव करने में उसे दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, एग प्रोडक्शन ऐसा होता है कि वो रेगुलर, इट इज अ फॉर्मिंग प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि शरीर में एक बार बन गया है। वो हर महीने एग्स बनते हैं। एंड जो ओके। अपना बॉडी का एनवायरनमेंट होता है, यानी कि जो उस वक्त सिचुएशन होती है, जैसे अगर लेडी डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या थायराइड पेशेंट है, एनीमिक है, उसी तरह अल्कोहल और स्मोकिंग भी एक फैक्टर होता है।
अगर इन चीजों को कंट्रोल कर लिया जाए टाइमली, तो वो प्रोसेस जो है इम्प्रूव कर जाता है धीरे धीरे। तो इसका ट्रीटमेंट है प्रॉपर? पॉलीसिस्टिक ओवरीज की बात कर रहे हैं हम। जी जी। पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है, उसका कॉज देखना होता है हमें, उसमें एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है देखने के लिए कि ओवरीज किस पैटर्न की है। लेडी की लाइफस्टाइल, उसका हाइट, वेट, उसका जनरल एग्जामिनेशन, हेयर ग्रोथ, एक्ने, ये सब जज किया जाता है। उसके बाद उसके कुछ हॉर्मोन्स टेस्ट होते हैं। जो हॉर्मोन्स टेस्ट होते हैं उसमें थायराइड होता है, टेस्टोस्टेरॉन वैल्यू होती है, और भी कई हार्मोन किए जाते हैं, जिसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है उसको ट्रीट किया जाता है। ट्रीटमेंट जो है बेसिकली सिम्टोमेटिक होता है। अगर पीरियड इरेगुलर है तो उसको रेगुलराइज किया जाता है। अगर उसको एक्ने या हर्स्यूटिज्म जिसको कहते हैं, अधिक बाल होना, उसकी प्रॉब्लम है तो उसका भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। और अगर वो फर्टाइल नहीं है, कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए उसका ट्रीटमेंट एड ऑन होता है। तो तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, ये मतलब। जिसे हम कहते हैं पीसीओडी, ये पीसीओडी जो है ये जी। एक तरह से मैं कहूँ कि रूट हुआ डिसीज का। इसके जो सिम्टम्स आएंगे, चाहे किसी को बाल पड़ जाए, या किसी को ओबेसिटी हो जाए, या किसी को फर्टिलिटी में दिक्कत आ जाए, कंसीव करने में दिक्कत आए, इसके ये अलग अलग इसके इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट कह लीजिए, या इसके प्रोडक्ट्स हैं, ये बाय प्रोडक्ट्स। हम्म। तो इसका परमानेंट कोई ऐसा इलाज नहीं कि पीसीओडी ना हो, ऐसा कोई सी इलाज जिससे देखिए, ये। दैट इज, जी सबसे बड़ी चीज यही है कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। हम जी। प्रिवेंशन कहेंगे, प्रिवेंशन का मतलब है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आई टोल्ड यू कि इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मींस कि हम को उसको इंस्ट्रक्ट करें कि दे शुड कंज्यूम गुड फूड, दे शुड हैव मोर ऑफ रॉ फूड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंड मोर नेचुरल फूड्स। घर का बना खाना, दाल रोटी चावल इज द बेस्ट, है ना। अगर उसके ऊपर हम खाते हैं जैसे कि फ्राइड फूड्स ले रहे हैं, जंक ले रहे हैं, बहुत ज्यादा चाइनीज फूड्स, इन सब चीजों का कंजम्पशन है, मीठा ज्यादा खा रहे हैं, तो ये चीजें जो है हमें एडवर्सली अफेक्ट करती है। दूसरी चीज ये कि आज की डेट में फिजिकल एक्सरसाइज कम है। जो भी काम है, सिटिंग ऑन अ चेयर, आइदर इज समबडी इज सिंपली एंगेज विद द कंप्यूटर, या फिर मूवमेंट ओवरऑल घर की लेडीज का भी काफी हम है। सिंपल हो गया है। जी जी। पहले जो पीसना कूटना ये सारी चीजें होती थी, वो सारी एक्टिविटी अब मशीन बेस्ड है। तो ऐसे में हम ये एडवाइस करते हैं कि वन शुड रादर बी मोर फिजिकली एक्टिव। जैसे कोई ना कोई एक्सरसाइज ले लें, वॉक करें, जॉगिंग करें, घर पे स्टैटिक जॉगिंग करें, या फिर कोई ना कोई एक्सरसाइज, जुम्बा, कुछ भी एक फिजिकल एक्टिविटी अडॉप्ट करें जो 20 से 30 मिनट डेली होनी चाहिए, एटलीस्ट ये 5 जो डेज अ वीक। ये जो जिम कल्चर है, जिम जाने का एक सिस्टम बन गया है थोड़ा मॉडरेट लोगों में, ये भी इसमें फायदेमंद है। सॉरी, फिर से रिपीट। जिम जिम ज्वाइन करती हैं आजकल लड़कियां, हाँ, यंग लेडीज। जिम जिम ज्वाइन करना is a way, it's not the permanent solution. What I recommend is कि one should really change their lifestyle. They should bring exercise into their daily home to home activities. तो जी क्योंकि जिम जाते हैं, 1 महीना जाते हैं, 2 महीना जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो जिम इज ओके टू बिगिन विद, बट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर रेगुलर लाइफस्टाइल। तो इसकी वैसे प्रिकॉशन आपने जो बताई कि अपने खान पान को ठीक रखें, और एक्सरसाइज करें, थोड़ा अपने आप को एक्टिवेट बनाए करे रखें, यही है इसका हम्म। प्रिकॉशन है? तो या इसके अलावा, हम्म। इसके सब कुछ करने के बाद भी ये बीमारी हो सकती इसके बावजूद मीन्स? भी देखा गया है कि जी ये प्रॉब्लम हो सकती है। समटाइम्स इट इज, आई सेड इन द बिगनिंग दैट इट मे बी अ जेनेटिक रीजन आल्सो। अक्सर देखा गया है ओके। कि अगर माँ में होती है तो बेटी में होने के चांसेस होते हैं इसके। And राइट। sometimes there are girls who are really slim trim, still they come to us with some of the other hormonal disturbance. तो obesity 100% फैक्टर नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर लड़की में सारे सिम्टम्स मिले। किसी में पीरियड्स का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी में इनफर्टिलिटी हो सकती है, किसी में केवल एक्सेस हेयर ग्रोथ हो सकती है, कोई लड़की केवल बहुत सारा एक्ने लेकर आती है कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो उसमें से फिर हमें पीसीओडी एक दिमाग में रखना पड़ता है, पॉजिटिव रीजन, कि ये भी हो सकता है।
तो उस लाइन पे उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इसका कोई रिलेशन लेट मैरिज से तो नहीं है? नहीं, लेट मैरिज तो हैज नथिंग टू डू विद। लेट मैरिज मीन्स जो एक नेचुरल जो बॉडी का सिस्टम है, जो पहले 20 22 23 साल में शुरू हो जाता था, वो आजकल 30 32 34 35 साल बाद हो रहा है, तो उससे कोई ऐसा हार्मोनल डिस्टरबेंसेस आते हैं? नहीं, नॉट हार्मोनल डिस्टरबेंसेस। इसमें ये दूसरे रीजन है, जैसे लेडीज आर मोर, यू नो, दे आर मोर एक्सपोज टू द एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। उनके पीरियड्स अपने आप से, उनका हार्मोन जो है वो कम होने लगता है विद एज। आजकल प्रीमेच्योर मीनोपॉज का भी प्रॉब्लम आ गया है। तो इस तरह के इन्फेक्शंस होने लगते हैं, पेल्विक इन्फेक्शंस। तो उसकी वजह से और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। Not essentially, it is not always PCOD. There are multiple other reasons also. मैक्सिमम किस एज में देखा गया है? जैसे आपने बताया 15 16 से लेकर 45 तक, तो ये क्या 35 to 45 ज्यादा इसका रेशो है, या अर्ली यंग एज में ज्यादा अर्ली यंग एज ग्रुप के लोग ज्यादा आते हैं, जैसे 15-16 साल के लड़कियां अपने पेरेंट्स के साथ आती हैं कि इसको पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, या इसको बहुत हेयर ग्रोथ या एक्ने है चेहरे पे। और उसके बाद जो लेडीज जो ग्रुप आता है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आता है, जिनमें यूजुअली कंसीव करना और पीरियड्स सही से ना होना, ये दोनों कंप्लेंट्स मेन होती हैं। फिर एक एक एज के आपने बाद एक्चुअली क्या है जी पीसीओडी, आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन दिस। पीसीओडी जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे चल के ये लाइफ में प्रॉब्लम कर सकता है। अगर अनकंट्रोल्ड पॉलीसिस्टिक ओवरीज और उनके हॉर्मोन्स बिगड़े रहते हैं, इट कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, disturbed cholesterol in the future, and it can also lead to cancer of the uterus. तो ये ओ सारी चीजें जो हैं, ये पहले से वारंट करती हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल को वहीं के वहीं चेक करके करेक्ट कर लें, और अपने को डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, इन सारी चीजों से बचाएं, ताकि आगे चल के कैंसर, हार्ट अटैक और ये सब कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो इसलिए इसको टाइमली करेक्शन भी जरूरी होता है, कि एक हर आपने एज के पीरियड अपने कॉम्प्लिकेशन होते एक आपने पीरियड्स की बात की, तो एक मेरे पास किसी का आया था मैसेज। एक कोई बीमारी है जिसमें पीरियड्स जो हैं वो 4 महीने बाद होते हैं, या 3 महीने बाद होते हैं, या 5 महीने बाद होते हैं, कुछ ऐसा। वो कोई स्पेशल एक डिसीज है, आपको ज्यादा उसके बारे में टेक्निकल नेम पता होगा उसका। आप हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसा कोई है ना हाँ, जिसमें समझ गए। पीरियड्स जो है वो अलग एक डिसीज है वो, जिनमें पीरियड्स जो है 3 महीने बाद 4 महीने बाद वो बड़े पेनफुल और बड़े डिस्टर्बिंग होते हैं। तो क्या ऐसी लेडीज हम्म। में, ऐसी महिलाओं में वो ये पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है, ये ज्यादा होती है, या उनमें संभावनाएं ज्यादा होती है इस तरह की प्रॉब्लम, या उससे कोई पीसीओडी एक रिलेशन नहीं है? इम्पोर्टेंट कॉज है। नहीं, इट इज वन ऑफ द कॉजेस कि पीरियड्स जो हैं कई कई महीने बाद हों, और कभी एक्सेस में भी होते हैं, कभी कम भी होते हैं। तो और इसके अलावा और भी कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, जैसे लेडी मीनोपॉज के आसपास पहुंच रही हो, या प्रीमेच्योर मीनोपॉज हो रहा हो, तो पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर या मतलब प्रोलॉन्ग होने लगते हैं। जी। तो इसमें क्या अगर ये पीसीओडी से कोई ग्रस्त है तो उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी? नहीं, ये 100% नहीं है। बहुत सारे लोग 80% तो अपने आप कंसीव हो जाते हैं। थोड़ा सा लाइफस्टाइल करेक्शन करते हैं, एक्टिविटी मेंटेन करते हैं, वेट अगर एक्सेस है उसको लूज करते हैं, तो उतने मेजर से ही उनका ओव्यूलेशन इंप्रूव कर जाता है। लेकिन अगर नहीं जैसे होता है तो फिर डॉक्टर्स हेल्प की जरूरत पड़ती है ना, जिन फर्दर इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती जिन फीमेल्स में डायबिटिक जेनेटिक है, डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, उनको ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है, या उससे भी कोई रिलेशन नहीं? है। जिनके पेरेंट्स डायबिटिक हैं उनको डायबिटीज के चांसेस तो होते ही हैं, बट यस, पीसीओडी चांसेस आर देयर। पीसीओडी के रेगुलर चांसेस होते हैं, लेकिन मदर टू, जैसे फादर से तो नहीं ट्रांसमिशन होगा, लेकिन मदर से, अगर मदर को पीसीओडी या ऐसी हिस्ट्री रही है, तो चांसेस ऐसे हैं कि बच्चे में भी, लड़की में भी ऐसे प्रॉब्लम हो। देर नहीं, आर मेरा हाई मेरा चांसेस, नॉट क्वेश्चन ऑलवेज, था कि नॉट अगर 100। अगर कोई फीमेल डायबिटिक है,
कईयों को आप आजकल देखा गया 20-25 साल के लोग भी डायबिटिक होते हैं, तो क्या उनको ये बीमारी पीसीओडी की हो जाएगी डिसीज डायबिटिक होने से नहीं, की वजह से, इट इज या नॉट तो उसका कोई नेसेसरी, इट्स इट नॉट इज नॉट कोरिलेटेड? नेसेसरी। ओके, बी ब्लड नहीं, इट्स प्रेशर नॉट या डायबिटिक? 100%। ओके। नहीं, इट कम्स एज अ इंडिपेंडेंट ट्रेट, लाइक अगर फादर में हाइपरटेंशन है, चांसेस है कि बच्चे में आगे चल के हाइपरटेंशन होगा। नॉट 100%, बट स्टिल दैट इज नॉट 100%, बट देर तो आर हाई एक चांसेस। एक बात सिमिलरली तो फॉर ये क्लियर डायबिटीज। हुई आपके अनुसार कि ये जो रूरल एरियाज हैं वहाँ की लेडीज को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, उनका एक्सरसाइज होती है या उनका खान हाँ। पान बिल्कुल ठीक है, उनमें चांसेस बहुत हम्म, कम, नेग्लिजिबल है। बहुत और जो कम ये होते हैं, सारी कम। प्रॉब्लम जो है ये अर्बन एरियाज में और खासतौर से डेवलप्ड जो अपने आप को कहते हैं या मॉडर्न जो कहते हैं, उनमें ज्यादा ये रिस्क है। हम्म, तो आप उनमें ज्यादा। क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली यंग गर्ल्स को, जो आजकल या तो उनकी रीजन कई हैं उनके पास, और उसके तर्क हैं कि भाई हमारा जॉब ऐसा है कि हम सुबह निकलते हैं रात को 10 बजे आते हैं, तो वी कांट प्रिपेयर द फूड एट होम, हम बाहर का लाते हैं, रास्ते में दिन में खाते हैं, बर्गर खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, इस तरह की जंक फूड यूज करते हैं। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे ताकि इस हार्मोनल डिस्टरबेंस पीसीओडी से बचा सकते हम्म। उनके लिए यही मैसेज है कि ऑल्दो दे आर बिजी, बट आई थिंक एवरीवन कैन फाइंड टाइम टू डू अ लिटिल बिट ऑफ कुकिंग, या फिर जो भी आप खाना ले रहे हैं किसी और से बनवा लें, है ना। हेल्दी फूड लें, बाहर का जंक फूड्स कम से कम कंज्यूम करें। And apart from that, they should have a physical activity also around. Like if they're working on a computer, they must get up every 45 minutes, spend 5 minutes walking around. जो भी चीजें हैं जैसे stairs लें, instead of taking a lift, they must walk around in their lunch time. They must walk while telephone. अपनी एक्टिविटी अधिक से अधिक रखें। सिमिलरली when they are back home, they must find time to exercise something, चाहे लाइट से लाइट एक्टिविटी हो या फिर कोई स्पोर्ट्स में एंगेज कर लें, like and they can play some badminton or cricket or any activity which keeps them, by heart also they'll feel better. The heart will also improve and their mood will also improve. That is a positive thing. तो हैं? एक वो उनकी लाइफस्टाइल में अगर incorporate हो जाए, so that will be very good. And then of course food, activity, and that's it. Basically they have to keep their weight under control. ओके, वन वन लास्ट क्वेश्चन, ये कुछ लोगों में, फीमेल्स में खासतौर से देखा गया है, उनकी स्किन जो है वो थोड़ी हार्श और हार्ड होने लगती है, चेहरे पर जैसे एक लेदर टाइप दिखाई देने लगता है कहीं कुछ हिस्सों में, तो क्या ये भी पीसीओडी का सिम्टम है कोई, या मतलब उसका आउटपुट है स्किन का हार्ड PCOD या हार्श as per हो जाना? स्किन हार्ड तो नहीं होता है, लेकिन देर इज अ टेंडेंसी फॉर डार्कनिंग, जिसको हम ब्लैकिश, अकैंथोसिस नाइग्रिकैंस भी कहते हैं। एंड ब्लैकिश सा दे होने आर लगता मोर, यस, ब्लैकिश अराउंड द नेक्स, अराउंड द क्रीजेस, थोड़ा सा ब्लैकनिंग होने लगता है। सो that they have to keep their hormones in control. Whatever hormone, they must get it checked. They should keep it in control. They must, get something checked and get some treatment for their cosmetic thing also. Like cosmetic things, कि वो एक एंटी सनस्क्रीन यूज करें जिससे उनका हाइपर पिगमेंटेशन है थोड़ा कम हो जाए। And then they must discuss with a dermatologist also. Because see, PCO is one thing, it needs, getting synced with a gynecologist and then further with the endocrinologist and a skin specialist. So it depends कि उनके symptoms क्या है, उसी के according जो है उनका treatment उन्हें लेना चाहिए। बट ओवरऑल ट्रीटमेंट है इसका और ये क्योरेबल है, अगर किसी को हो भी गया है तो इसको Yes, it is controllable. It is controllable. जरूरी नहीं है कि अल्ट्रासाउंड में आपको पीसीओडी हर बार दिखना ही बंद हो जाए या बिल्कुल जीरो हो जाए। द पैटर्न में स्टिल स्टे, बट द लेडी में बी नॉर्मल। ओके, अल्ट्रासाउंड थैंक यू। फीचर्स हो सकते हैं, उससे डरना नहीं है। ओके, तो आज की बात का लबोलबाब ये निकला दोस्तों कि अपना खान पान अगर ठीक रखें और नेचर से अपनी नजदीकी बनाए रखें, और जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, फूड हैं, वही यूज करें, अपने आप को थोड़ा एक्सरसाइज करें, और जंक फूड और इन सब चीजों से जितना बच सकें बचें, तो इस पीसीओडी की जो बीमारी है, ये डिसीज है, जो हार्मोनल डिस्टरबेंस है, इससे
बहुत हद तक बचा जा सकता है। और अगर आपको ये बीमारी हो भी गई है तो एज पर डॉक्टर राखी गुप्ता ये क्योरेबल है और कंट्रोलेबल है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, दवाइयां भी हैं, और आपका जो नेचुरल आपका एक्सरसाइज और जो डॉक्टर साहब ने बताया वो सब चीजें अगर आप करते हैं तो इससे आप बच सकते हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये लगभग 10% महिलाओं में ये बीमारी फीमेल्स में पाई जाती है। अभी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि रूरल एरियाज में नहीं है, अर्बन एरियाज में ये बीमारी ज्यादा है। तो इसका रीजन हमारा खान पान और हमारा रहन सहन और हमारी जो रोज की जो कार्यवाही जो है, हमारा जीवन का जो स्टाइल बन गया, लाइफ स्टाइल, वही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ठीक डॉक्टर साहब, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी एक जानकारी दी। और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही आप योर माइंड ओपनर चैनल से जुड़े रहें, और आगे भी आप कुछ जो आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट हैं, मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब आपके जो हस्बैंड हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर वी गुप्ता, तो उन्होंने आपकी बहुत बहुत तारीफें की हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपके पास जो नॉलेज का भंडार है वो पब्लिक में एट लार्ज जाए, ताकि लोग उसमें अवेयर हो सके, उनको बेनिफिट मिल सके, और कुछ लोगों का भला हो सके, और कुछ लोग सही डायरेक्शन में अपना लाइफस्टाइल जी को अपना बना सके। यही इस चैनल की एक इच्छा है, और ये इसका एक मोटो भी है कि आप जैसे लोगों के सहयोग से आम आदमी को, खास तौर से फीमेल को, उनके हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में टाइम टू टाइम अवेयर किया जाए, ताकि वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर मैं किसी और सब्जेक्ट पे इनवाइट करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।